निदा फाजली साहब लिखते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मुझे लगता है चुनाव में जनता वोट करने से पहले 10 बार नहीं 20 बार 50 बार सोचती है कि क्या इस इंसान को वोट किया जाए। बांकीपुर का उपचुनाव भी कुछ इसी दिशा में अब होता दिख रहा है, क्योंकि जनता कंफ्यूज है। जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि बटन दबाएं तो आरजेडी को दे वोट, जनसुराज को दे या बीजेपी को दें, क्योंकि चुनाव अब पूरी तरीके से त्रिकोणीय मुकाबले में फंसता हुआ दिख रहा है। पब्लिक रिपोर्ट तो यही बता रही है। अब ऐसे में बात इस चीज की कर लेते हैं कि तैयारी किसकी मजबूत है। 30 तारीख को वोट किसको ज्यादा पड़ेगा, इसका क्या आकलन किया जा सकता है, या तैयारी किसकी कमजोर है, या फिर हम ये कहें कि कमजोर तैयारी किसके लिए फायदे पहुंचाने की दिशा तय कर रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर हैं। आरजेडी कहां गायब है, नितिन नवीन लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, और इन सब के बीच जनसुराज की तैयारी जितनी प्रबल है, पदयात्रा लगातार अलग अलग वार्डों में हो रही है। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं सर कि नितिन नवीन की जो तैयारी है, दिल्ली से पटना दोबारा पहुंचे हैं आज, और किस तरीके से देखा जाए कि कार्यकर्ताओं को डांट भी फटकार भी लगा रहे हैं क्या? देखिए, खबरें तो ऐसी हैं कि वो कार्यकर्ताओं को जब नीरज कुमार सिन्हा का नामांकन हुआ था, उसके बाद वो आए थे पटना में, तो उनके आवास पे, पटना स्थित आवास पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग मेहनत कीजिए, उम्मीदवार घूमे न घूमे, आप लोग घूमिए, उम्मीदवार की चिंता छोड़ दीजिए, और ऐसा ना हो कि आगे चल के आप मुंह दिखाने के लायक भी ना हो। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से उम्मीदवार के चयन में जिस तरीके से उठापटक हुई है, और ये तो फैक्ट बात है कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। अब वो नाराज़गी वोट में बदले न बदले एक अलग विषय है, लेकिन नाराज़गी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बोले थे कि आप नाराज़गी के कारण अगर आप निष्क्रिय हो गए या बदल गए, या कम से कम अगर निष्क्रिय भी हो गए, तो कल मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो ये जो उनकी शब्दावली है, इससे पहले उनके कार्यकर्ता उनके मुंह से नहीं सुने थे, और कम से कम इससे पहले जब स्वयं नितिन नवीन मैदान में रहते थे तो कहीं कोई संशय वाली स्थिति थी भी नहीं, कोई आक्रोश वाली स्थिति रहती भी नहीं थी। तो एक बदलाव हुआ है जो उनके कार्यकर्ताओं को अप्रिय लग रहा है, वो बातें चुभ रही हैं। दूसरी बात है कि वो जब दिल्ली भी रहते हैं तो वर्चुअल मीटिंग होती है, वेबिनार होता है, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है तय समय पे उनके पटना स्थित सरकारी आवास में, दिल्ली से वो मीटिंग भी करते हैं। तो उनकी निगाहें इस कैंपेन पे हमेशा हैं, भले वो पटना में रहें या दिल्ली में रहें। तो इस तरीके से एक्टिव हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है घूमने का, अपने नेताओं को टास्क दिया है तोड़-फोड़ करने का। जी, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आप बाहर से जितने लोगों को लाइए, आरजेडी से लाइए, जनसुराज से लाइए, जिस पार्टी से ले आइए, ताकि लगे कि बीजेपी ताकतवर हो रही है। यानी बीजेपी हड़बड़ाहट में है इस पूरे दृश्य को लेके। देखिए, अगर आप बीजेपी के अन्य नेताओं से बात करेंगे, या आप संघ के से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे, तो लगेगा कि ये हड़बड़ाहट बीजेपी की नहीं बल्कि स्वयं नितिन नवीन की है। नितिन नवीन जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, जैसे तोड़-फोड़ कर देना, जिस तरीके से जनसुराज के लोगों को ले आना अपनी पार्टी में, इसकी तैयारी बिहार के बीजेपी या संघ के लोगों से में नहीं थी। ये नितिन नवीन का व्यक्तिगत फैसला रहा। तो जैसे उम्मीदवार चयन नितिन नवीन का फैसला रहा, उसी तरीके से ये फैसला रहा। तो हड़बड़ी में कहें या ओवर एक्शन में नितिन नवीन है। मैं इसलिए ओवर एक्शन कर रहा हूँ क्योंकि ये तो बीजेपी की सीट रही है, नितिन नवीन का अपना सीट रहा है। ये फैक्ट बात है कि इस जगह पे बांकीपुर में नितिन नवीन व्यक्तिगत तौर पे भी लोकप्रिय हैं, और ये चुनाव आसानी से जीतने वाला था। भले ही अगर प्रशांत किशोर मैदान में हैं, फिर भी अगर आप पहले देखते, आज से सप्ताह भर पहले की अगर बात करें, 10 दिन पहले की बात करें, कम से कम बीजेपी की प्रत्याशी घोषणा के पहले जो बीजेपी का जो स्टेटस था, उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी के अंदर कोई चिंता है। तो जो एक्शन है, मुझे लगता है कि कुछ ओवर एक्शन हो गया। ओवर एक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नितिन नवीन के तोड़-फोड़ वाले निर्णयों में बीजेपी के अन्य नेता की सहमति नहीं है। संघ के लोग को ये स्वीकार नहीं है मतदान के ऐन वक्त तोड़-फोड़ करना। तो ये उनका ओवर एक्शन है, और ये दिखाता है कि हड़बड़ी में है। अब वो हड़बड़ी में हो या ना हो, लेकिन मैसेज तो पब्लिक में ही जा रहा है कि ये हड़बड़ी में है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है कि आम लोग, पहले आप भी घूमते होंगे, पहले आपको जनसुराज के पक्ष में उतना आम लोगों की नज़र में ये जो लड़ाई थी, बीजेपी बनाम जनसुराज नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब आप देखिएगा तो जो बीजेपी बनाम जनसुराज होती जा रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है, जो आम लोग हैं उनको लग रहा है कि कुछ तो खासियत होगी जनसुराज में, तभी उन नेताओं को तोड़ा जा रहा है जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे।
तो ये धीरे-धीरे करके लड़ाई उधर शिफ्ट होती जा रही है। यार यानी कि जो बीजेपी ने सोचा समझा कि मैं तोड़ के लाऊंगा तो कहीं ना कहीं हमारा कुनबा मजबूत होगा, वो उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब दूसरा एक बात कर लेते हैं, क्योंकि आरजेडी बहुत शांत और स्थिर दिख रही है। आज सुधाकर सिंह से जब हमारी बातचीत हुई, सांसद हैं आरजेडी से, उन्होंने भी कहा कि बड़े नेता हर दिन प्रचार नहीं करते, वो एक दिन करते हैं। उनका इशारा तेजस्वी की तरफ था। तेजस्वी का वो एक दिन कब आएगा, या हम ये कह लें कि रेखा गुप्ता का शांत परे रहना या आरजेडी के समीकरण में बहुत मजबूती शो करता है, या फिर ये दिखता है कि आरजेडी चुप रहते हुए कहीं तेज प्रताप का भी जिस तरीके से उनके पार्टी के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया, इन दोनों चीज़ों को अगर मिला दे तो ये दिखता है क्या कि ये लोग धीरे धीरे जनसुराज को ही फायदा पहुंचा रहे हैं और बीजेपी को अनऑफिशियली कहीं ना कहीं ये गठबंधन बना के नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, बतौर सेफोलॉजिस्ट मैं सुधाकर सिंह की इस बयान से असहमत हूँ कि बड़े नेता बार-बार प्रचार नहीं करते। मसला प्रचार का नहीं था। मसला अगर वो बिहार में होते, पटना में होते, तो भले ही बांकीपुर में कोई रोड शो न करें, वो पदयात्रा प्रशांत किशोर की तरह न करें, लेकिन मीडिया में बाइट तो देते। अभी बिहार की राजनीति में सर्वाधिक चर्चा बांकीपुर की है। इससे बड़ी कोई चर्चा बिहार की राजनीति में नहीं है। अगर वो पटना में होते तो हर बात पे मीडिया में बयान तो देते, उसका प्रभाव उन पे पड़ता। बात सिर्फ प्रचार का नहीं है। और जो उनके पार्टी के जो भाई वीरेंद्र हैं या सुरेंद्र यादव हैं, उनका जो बयान आ रहा है, उससे आम लोगों में जो मैसेज आ रहा है कि रेखा गुप्ता आरजेडी में हाशिए पे हैं, तो वो एक अनुशासन कायम तो होता। तो इसलिए भले ही अंत में आएंगे, लेकिन अगर आम कार्यकर्ताओं में मैसेज चला गया तो क्या उनके एक बार आ जाने से उस मैसेज से वो अपने कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल पाएंगे, या जिस तरीके से रेखा गुप्ता के समर्थक या आरजेडी के मूल कार्यकर्ताओं का मनोबल अभी डाउन है, उनमें एक ऐसा कोई एक ऊहापोह की स्थिति है कि प्रशांत किशोर के कहीं समर्थन में तेजस्वी यादव तो नहीं हैं, वो पीछे क्यों चले गए, क्योंकि इस तरह की नैरेटिव मीडिया में भी हैं। तो जो उनका जो मनोबल अभी मनोवैज्ञानिक तौर पे असर पड़ रहा है, चुनाव के ऐन वक्त क्या उनको बाहर निकाल पाएंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024, उसमें एक नैरेटिव था कि अगर बीजेपी बहुत सशक्त होकर तीसरी बार जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी यूपी से मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। ये मैसेज था। भले ही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में कोई इस तरीके की जो आंतरिक रस्साकसी हो या न हो, पब्लिक में था। और इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री, आपको याद होगा जब बनारस गए थे तो वो अपने भाषण में बोले कि मैं बनारस का सांसद हूँ और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कह के वो इस मैसेज को खत्म करने का प्रयास किए, और फिर भी आते आते कहीं ना कहीं उस कमी को पूरी तरीके से नहीं पाट पाए। मात्र 1.5 लाख वोट से ही वो जीत गए, इतना ही मतों से अंतर हुआ। तो जब कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे चला जाता है, वो बिखर जाते हैं, तब फिर उनकी रिकवरी करना बड़े से बड़े नेताओं में के लिए बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में तेजस्वी अगर अंत में आएंगे तो कितने रिकवरी कर पाएंगे? क्या आज अल्पसंख्यक समाज में जो विखराव दिख रहा है उसको एकजुट कर लेंगे कम समय में? कम से कम वो बांकीपुर में प्रचार नहीं करते, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ मीटिंग तो करते, पार्टी कार्यालय में भी करते। अगर आप आरजेडी के खिड़की से अगर इस चुनाव को देखते हैं तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर प्रतिदिन ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि आरजेडी का जो जन समर्थन है वो प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है। एक और बदलाव हुआ है। पहले अगर आप घूमते होंगे, अगर लोग बोलता होगा जो बदलाव का समर्थक है वो सारे समर्थक प्रशांत किशोर के नहीं थे। बदलाव का मतलब ये भी होता है कि हम बीजेपी से नाराज हैं, हम किसी को भी दे सकते हैं, आरजेडी को भी दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो ये इलेक्शन जहाँ शिफ्ट हुआ है, वहाँ बदलाव का मतलब प्रशांत किशोर है। मतलब अगर कोई बोलता है कि हम बदलाव को देंगे, इसका मतलब वो कि वो जन स्वराज को ही देगा। ये एक बदलाव हुआ है जन स्वराज के पक्ष में। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये बदलाव उतना हो गया कि वो प्रशांत किशोर जीत पाएंगे, लेकिन ये बदलाव हो रहा है और प्रशांत किशोर आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अगर आप आरजेडी के नज़रिए से देखेंगे तो उनका जो जनाधार है वो प्रशांत किशोर में शिफ्ट हो रहा है। कल हो करके अगर प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे भी आ जाएंगे ना, तो पूरे बिहार में वो प्रतिपक्षी नेता की भूमिका तेजस्वी से छीन लेंगे। जैसे आज प्रशांत किशोर ये बोलते हैं कि अगर मैं जीत गया तो मैं सभी विधायकों को परेशान कर दूंगा, तो ठीक बात है। अगर वो अकेले जीत जाएंगे तो हो सकता है विधानसभा में या मीडिया में सभी विधायकों को, सरकार को, सबको वो आहत कर दें। वैसे ही अगर ये दूसरे नंबर पर
पे आ गए ना तो विपक्षी पार्टी की भूमिका को भी छीन लेंगे। आखिरी एक छोटी सी टिप्पणी उसके बाद खत्म करेंगे, क्योंकि आक्रोशित जनता उपचुनाव में बाहर आके क्या उस आक्रोश के साथ वोट करती है, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या सिर्फ ये बांकीपुर उपचुनाव ही ये बेंचमार्क सेट कर देगा कि जो जनता आक्रोशित है वो वोट में तब्दील हो? देखिए, बिहार की अगर बात हम न करें, बाहर तो आप देखिएगा इंदिरा गांधी उपचुनाव में जीती थी जब वो हार गई थी चुनाव। उसके बाद उसी जीत के बाद जो जनता पार्टी की जो समाजवादी नेताओं की सरकार थी वो हारी थी। तो उपचुनाव में भी बदलाव होते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है और उपचुनाव में आक्रोशित जनता बाहर निकलता है। तो लेकिन उस तरीके का आक्रोश, देखिए नाराजगी कार्यकर्ताओं में होना और आक्रोश होना दोनों दो स्टेटस है। मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है और आरजेडी के समर्थकों में आक्रोश है, उनके अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश है, उनके यादव वोट बैंक में आक्रोश है, या जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं उनमें भी एक असंतोष है, एक आक्रोश है जो आरजेडी के पक्ष में है। तो वो बहुत ही तेजी से प्रशांत किशोर की ओर जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है वो कितना स्तर तक बढ़ पाएगा या नितिन नवीन उसे कैसे अनुशासन के जरिए उस पर लगाम लगा पाएंगे। कैंडिडेट बदलने के बाद बीजेपी वाले भी थोड़ा डरे तो हैं। देखिए, बैकफुट पे आप नैतिक दृष्टि से देखेंगे तो कैंडिडेट को लेकर के जो भी हुआ है बीजेपी बैकफुट पे है और आम जनता जो वोट करती है बीजेपी को वो भी सोच रही है कि ये क्या खेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो दुमत वाली बात नहीं है। मतलब पहली बार बिहार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है नितिन नवीन, बांकीपुर के जो नितिन नवीन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसको लेकर के बांकीपुर के वोटर में कोई उत्साह नहीं है, ये तो फैक्ट है, कोई उत्साह नहीं है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारण वोट कोई नहीं देगा, वोट बीजेपी के कारण देगा, वोट पुराने जो प्रशंसक नितिन नवीन के हैं, जो पुराना लगाव है, उसके कारण देगा। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिर में निकल कर आई कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से बांकीपुर का वोटर कोई बहुत बड़ा बदलाव की तरफ नहीं देख रहा है। तय तो यही होना है कि आखिर बदलाव प्रशांत की तरफ जाता है या फिर आरजेडी की स्थिति प्रशांत को और मजबूत करती है। ये आकलन कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव की दशा और दिशा को तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ रामबंधु वत्स सर थे, जिन्होंने पूरी तरीके से अलग तरीके से डिकोड किया इस चुनावी समीकरण को। आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट है, जरूर लिखिए। और आरजेडी की स्थिति पे आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।